नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर नई राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। ठीक उसी समय ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। 2 विधायक, 3 निगम मंडलों के अध्यक्ष और कुछ और नेताओं के यहां ईडी धमक गई। इन नेताओं के यहां क्या कुछ मिला, यह ईडी अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईडी को कुछ नहीं मिला। छापा की कार्रवाई लीक हो चुकी थी और एक नाम और चर्चा में इस दौरान लोगों की जुबान पर चढ़ा, वह है आईपीएस दीपांशु काबरा। आईपीएस दीपांशु काबरा की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, यह हम आपको विस्तार से बताएं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। छत्तीसगढ़ में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारी के दौरान ईडी के छापे को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को गलत करार दे रही है और महाधिवेशन में बाधा डालने की कोशिश बता रही है। तो दूसरी तरफ ईडी इस पूरे मामले को रूटीन की प्रक्रिया बताने में लगी है। यही नहीं, कांग्रेस इस मामले को लेकर कल दिन भर हंगामा करते रही, ईडी दफ्तर का घेराव करते रही। इससे पहले हमने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे हो या संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हो या विधायक कुलदीप जुनेजा हो, सभी ने इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और जहां छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी वहां पहुंच चुके। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हंगामा हो हल्ला हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने इस पर लगातार तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे कांग्रेस को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा बताते रहे। यहां तक कि कल प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में जो ईडी द्वारा कुप्रचित डायरी एंट्री के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने, झूठे प्रकरण, झूठे बयान दिलाकर अधिकारियों को, नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जबकि रमन सिंह जी, उसके परिवार के मामले में पूरे साक्ष्य ईडी के पास है, चाहे वो नान घोटाले में हो, चाहे वो चिट फंड कंपनी में, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई ईडी नहीं कर रही है। निर्दोष नागरिकों को भी लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश, कल जिस प्रकार से छापा डाला गया, लेकिन कहीं भी कोई जब्ती दिखाई नहीं गई है। और कितने बड़ा छापा डाला गया था, उद्देश्य केवल यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने, परेशान करने और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब 3 दिन बचा है अधिवेशन और उसको ये प्रभावित करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की जनता, हमारे साथी सब लोग एकजुट होकर तो लड़ाई लड़े, तो देश भर में संदेश गया है कि ये अधिवेशन को ही प्रभावित करने के लिए ईडी का छापा डाला। बात तो नहीं है। देखिए, जब सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तब इस प्रकार से हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी ईडी, डीआरआई, आईटी, इस प्रकार से भेजने के पीछे ये है कि छत्तीसगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि कांग्रेस से डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसी कारण से लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है, यह एक अलग कहानी है। 500 करोड़ के कोयला घोटाले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ये आरोप भी सामने आए हैं कि जब जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ईडी, आईटी ने
छापेमारी की कार्रवाई की, चाहे झारखंड के चुनाव के समय का मामला हो या असम के चुनाव का मामला हो या हिमाचल प्रदेश के चुनाव का मामला हो, इस दौरान ही कार्रवाई होते रही है। ऐसी परिस्थिति में कल जब फिर ईडी ने कांग्रेस के नेताओं के निवास पर दस्तक दी तो आखिर ईडी को कुछ क्यों नहीं मिला? क्या छापे की खबर लीक हो गई थी? यकीनन लीक हो गई थी, क्योंकि सुबेरे 5 बजे जब ईडी कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के घर पहुंचते हैं तो राम गोपाल अग्रवाल घर में नहीं होते हैं। गिरीश देवांगन यानी खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भी घर पर नहीं थे। यही नहीं, और भी मामले सामने आए हैं। देवेंद्र यादव और उनके भाई धर्मेंद्र यादव से जरूर पूछताछ की, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह से भी पूछताछ की गई, विनोद तिवारी से पूछताछ की गई, सनी अग्रवाल भी शायद घर में नहीं मिले। ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? कहां लीक हो गई थी छापे की कार्रवाई? कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता की रिश्तेदारी भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता के साथ है, छापे की कार्रवाई लीक वहीं से हुई है। और हैरानी की बात तो यह है कि उस भाजपा नेता के पुत्र और उस कांग्रेस नेता के पुत्र से ईडी लगातार पूछताछ कर चुकी है और कहा जा रहा है इन दोनों की गिरफ्तारी निश्चित है। ऐसी परिस्थिति में अब सवाल दीपांशु काबरा को लेकर है। छापे के दौरान यह भी चर्चा रही कि ईडी दीपांशु काबरा यानी जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर और परिवहन विभाग के सचिव आईपीएस दीपांशु काबरा के घर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर दीपांशु काबरा चर्चा में क्यों है? इससे पहले 3 आईपीएस अधिकारी चर्चा में आ चुके हैं। पारुल माथुर, जिनका 2 बार 15 दिन के अंदर तबादला किया गया। पहले उन्हें ईडब्ल्यूओ में लाया गया और 15 दिन के भीतर ही उन्हें सरगुजा बटालियन में भेज दिए गए। इसी तरीके से भोजराम पटेल की पुलिस कप्तानी छीनकर उन्हें बस्तर बटालियन में भेज दिया गया। हालांकि तीसरे आईपीएस जिन्होंने ईडी के सामने सब कुछ कबूलनामा किया है, प्रशांत अग्रवाल, वो रायपुर के एसपी बने हुए हैं और कब तक बने रहेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन चौथे आईपीएस के रूप में जो नाम सामने आ रहा है वह दीपांशु काबरा के। हालांकि दीपांशु काबरा को लेकर कई तरह के विवाद उठते रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा नागपुर में हुई और कहा जा रहा है कि आरएसएस के बेहद करीबी अफसरों में गिने जाते हैं। यही नहीं, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी दीपांशु काबरा महत्वपूर्ण भूमिका में थे और जैसे ही सरकार बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार के सिफारिश पर उन्हें जनसंपर्क विभाग का डायरेक्टर बना दिया गया। एक पुलिस वाले को जनसंपर्क विभाग का डायरेक्टर बनाने को लेकर भी कई तरह की चर्चा रही है और विपक्ष के लोग कई तरह के आरोप लगाते रहे। यहां तक कि पत्रकारों की नाराजगी भी सामने आते रही है और इसे लेकर कई तरह के विवाद हैं। लेकिन ईडी के मामले में दीपांशु काबरा की भूमिका क्या है, यह जांच का विषय हो सकती है। परिवहन विभाग उसके पास है। परिवहन विभाग में जो घपले घोटाले होते हैं वह किसी से छिपा नहीं है। और अब जनसंपर्क में भी किस तरीके से घपले घोटाले डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए हैं वह भी किसी से छिपा नहीं है। जनसंपर्क विभाग कमाई वाला विभाग हो चुका है। कई तरह की फिल्में बनाती है सरकार अपने विज्ञापन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। यही नहीं, छोटे अखबारों को भी विज्ञापन देती है। करोड़ों का बजट इस विभाग के पास है। इसके अलावा वह कई तरह की छपाई का भी काम करती, अपने खुद की पुस्तक भी प्रकाशित करती। ऐसे कितने ही मामले हैं। तो क्या ईडी की नजर दीपांशु काबरा पर है? यह सबसे बड़ा सवाल है। देखना है कि आगे क्या होता है। हालांकि कहा जा रहा है कि उनके संबंध जिस तरीके से नागपुर से जुड़े हुए हैं उससे मुश्किल है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सामने आकर खड़ी हो गई है, क्या पूरा मामला अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है?
कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की तासीर कुछ दूसरे ही तरह की है और इस तरह के खेल को यहां के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का यह दांव उल्टा पड़ने वाला है? यकीनन उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि लोग याद करते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में किस तरह का खेल हुआ था। उसके बाद कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। यानी यहां के लोग इस तरह के तोड़फोड़ पसंद नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ होगा यह तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा, लेकिन पूरी कार्यवाही को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है वह मोदी सत्ता के लिए बेचैन करने वाला है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धन्यवाद।